नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के दिन की 10 बड़ी खबरों पे। रोहित वेमुला मामले में पुलिस रिपोर्ट पर उठे सवाल, डीजीपी ने कहा फिर से जांच होगी। हैदराबाद विश्वविद्यालय के 26 वर्षीय छात्र रोहित वेमुला की 17 जनवरी 2016 को मृत्यु हो गई थी। पिछली बीआरएस सरकार के इस समय इस मामले की जांच हुई थी, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट अब लोकसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक की गई है। तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला को दलित मानने से इनकार कर दिया है। अदालत में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया है कि वह दलित नहीं थे। अब खुद तेलंगाना के डीजीपी रवि गुप्ता ने इस रिपोर्ट पर शक जताते हुए कहा कि इस मामले की फिर से जांच कराई जाएगी। तेलंगाना के डीजीपी रवि गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ संदेह है, कई विसंगतियां हैं। हम अदालत से मामले को देखने का अनुरोध करेंगे। पुलिस भी इस मामले की फिर से जांच करेगी। डीजीपी ने कहा, इस मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त माधापुर ने की थी। मामले में अंतिम क्लोजर रिपोर्ट पिछले साल नवंबर 2023 से पहले की गई जांच के आधार पर तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट को 21 मार्च 2024 को जांच अधिकारी ने कोर्ट में पेश किया और अब चुनाव में इसे सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट के बारे में पुलिस के उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई, जबकि यह हाई प्रोफाइल केस था। रिपोर्ट की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी। हम इसका पता लगाएंगे। डीजीपी के बयान से कई बातें साफ हैं। इस केस में रोहित वेमुला के भाई राजा वेमुला ने जो बयान दिया वो महत्वपूर्ण है। जिला कलेक्टर को परिवार की अनुसूचित जाति स्थिति पर निर्णय लेना होता है। क्या पुलिस जांच अधिकारी ने जिला कलेक्टर का कोई बयान या दस्तावेज प्राप्त किया? बता दें कि भारत में यह सामान्य नियम है कि जाति प्रमाण पत्र जिला अधिकारी ही जारी करते हैं। अलग अलग राज्यों में इस पद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पंजाब में इस पद को डीसी कहा जाता है, जिसका अर्थ है डिप्टी कमिश्नर। यूपी में जिला अधिकारी कहा जाता है, जिससे मजिस्ट्रेट पावर मिली होती है, इसलिए डीएम भी कहा जाता है। पुलिस ने 2016 में आत्महत्या के लिए उकसाने और एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपियों में सिकंदराबाद के तत्कालीन सांसद और अब हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, एमएलसी एन रामचंद्र राव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सभी भाजपा नेता थे। इसके साथ ही हैदराबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति पी अप्पा राव को भी आरोपी बनाया गया था। एबीवीपी ने कुलपति से लिखित शिकायत की थी। इसके बाद रोहित वेमुला के साथ 4 अन्य छात्रों को यूनिवर्सिटी से निलंबित कर दिया गया। एबीवीपी की शिकायत पर कार्रवाई के लिए बंडारू दत्तात्रेय, स्मृति ईरानी और रामचंद्र राव पर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप है। इन लोगों ने एबीवीपी के समर्थन में दबाव बनाते हुए यूनिवर्सिटी के वीसी को चिट्ठियां लिखी थी। पुलिस जांच रिपोर्ट में इन लोगों की भूमिका पर कुछ नहीं कहा गया है। पुलिस जांच इस पूरे मुद्दे पर ही मौन है। भाजपा मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ, लेकिन आंध्र प्रदेश में उसकी सहयोगी टीडीपी इसके पक्ष में। भाजपा मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है। इसके नेता लगातार इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में उसकी सहयोगी टीडीपी इसके पक्ष में है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी या टीडीपी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को अन्नामया जिले के रायचोटी में एक चुनावी रैली में मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में सत्ता में आती है तो वह मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण को बरकरार रखेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी वाईएसआरसीपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भाजपा नेताओं के उन बयानों वाले को पोस्ट किया है जिनमें वे मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं। पीएम मोदी सहित भाजपा के कई शीर्ष नेता मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ लगातार चुनावी सभाओं में बोल रहे हैं। ऐसे में वाईएसआरसीपी मुस्लिम समाज को बता रही है कि भाजपा की सहयोगी टीडीपी अगर आंध्र की सत्ता में आई तो मुस्लिम समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर देगी। इसके जवाब में अब टीडीपी के नेता लगातार सफाई दे रहे हैं कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनती है तब वह मुस्लिमों को मिल रहे इस आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे। गौतम अडानी की 6 कंपनियों को सेबी ने भेजा है कारण बताओ नोटिस। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति
गौतम अडानी की 6 कंपनियों को सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की 6 कंपनियों को संबंधित पक्ष लेन देन नियमों के कथित उल्लंघन, लिस्टिंग नियमों का अनुपालन न करने के कारण सेबी से कारण बताओ नोटिस मिला है। इसकी जानकारी कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी नियामक फाइलिंग में दी है। गुरुवार को गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा कि उसे 31 मार्च को सप्ताह तिमाही में 2 कारण बताओ नोटिस मिले हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस ने भी अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। अडानी समूह की इन कंपनियों को सेबी की ओर से जारी यह नोटिस अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के बाद जारी किए गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी समूह के खिलाफ कॉरपोरेट धोखाधड़ी और स्टॉक मूल्य में हेरफेर से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में इस ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट शुरू कर दी थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि कारण बताओ नोटिस कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। इसमें कंपनियों से पूछा जाता है कि नियमों के उल्लंघन या नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जानी चाहिए। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि सेबी के इस नोटिस से अडानी समूह पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 180 देशों में भारत पाक से नीचे 159वें स्थान पर। देश में हर रोज़ पत्रकारिता की जो दशा दिखती है और जिसे लोग महसूस करते हैं, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। पत्रकारिता की आज़ादी चिंताजनक स्तर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया भर के देशों की सूची में हम लगातार निचले स्तर पर हैं। सूचकांक में भारत पाकिस्तान से भी नीचे है। तुलना के लिए और क्या चाहिए। विश्व गुरु का दंभ बढ़ते बढ़ते प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान से भी बदतर हालत में है। तो क्या अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है? कम से कम रिपोर्ट्स विदाउट बाउंड्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति में तो ऐसा ही सवाल खड़ा होता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसके द्वारा जारी ताज़ा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से 7 पायदान ऊपर 152वें स्थान पर है। 2023 में यह 150वें स्थान पर था। भारत पाकिस्तान के साथ ही तुर्की, श्रीलंका से भी पीछे है, जो क्रमशः 158वें और 195वें स्थान पर है। एक महीने तक चले इजरायली हमले के बावजूद फिलिस्तीन 156 से 157वें स्थान पर एक ही पायदान ही फिसला है, जबकि संघर्ष में यहाँ इस दशक में किसी भी संघर्ष में सबसे अधिक संख्या में पत्रकार मारे गए हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या कम से कम 140 होगी। नॉर्वे रैंकिंग में शीर्ष पर था, जबकि डेनमार्क विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दूसरे स्थान पर था। सूची में स्वीडन तीसरे स्थान पर है। RFS की रैंकिंग 5 संकेतकों पर आधारित है: राजनीतिक स्थिति, कानूनी ढांचा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति और पत्रकारों की सुरक्षा। फ्रेंच भाषा में रिपोर्ट्स sans frontières यानी RSF के नाम से जाने वाले रिपोर्ट्स विदाउट बाउंड्स ने अपने विश्लेषण में दावा किया है कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है, जहां 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। हालांकि आज इसमें आगे मामला नहीं बढ़ पाया और मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुक्रवार दोपहर करीब 2 घंटे तक दलीलें सुनी।
जस्टिस खन्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, ऐसा लगता है कि आज हम पूरा नहीं कर सकते, हम इसे मंगलवार की सुबह तय करेंगे। एक चीज़ और है, यदि इसमें समय लग रहा है तो ऐसा लगता है कि इसमें समय लग सकता है, फिर हम अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकते हैं। चुनाव के कारण हम उस पर सुनवाई कर सकते हैं। माना जा रहा था कि ईडी शुक्रवार को शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए उन सवालों का जवाब देगा जिनमें चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में सवाल उठाया गया था। अदालत ने ईडी से पूछा कि लोकसभा चुनाव से एन पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में ईडी से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज़ादी बेहद अहम है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय के संबंध में है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले है। जस्टिस खन्ना ने कहा था, इस मामले में अब तक कोई कुर्की की कार्रवाई नहीं की गई है, और अगर की गई है तो दिखाइए कि केजरीवाल इस मामले में कैसे शामिल हैं। मुझे बताएं, आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों? केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को भाजपा टिकट, आरएलडी में इस्तीफे, जाट बेचैन। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी रोहित जाखड़ ने ब्रजभूषण शरण सिंह के सबसे छोटे बेटे करण भूषण सिंह को भाजपा टिकट देने पर विरोध करते हुए पार्टी और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा ने करण भूषण को यूपी के गोंडा जिले में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। आरएलडी में इस मुद्दे पर लगातार इस्तीफे सामने आ रहे हैं। सभी इस्तीफे जाट नेताओं के हैं, जो आरएलडी के अलावा जाट संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। रोहित जाखड़ ने एनडीए के सहयोगी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह चौधरी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि ऐसे व्यक्ति के बेटे को टिकट देना जिस पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है, शर्मनाक है। जाखड़ राष्ट्रीय जाट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, सूरजमल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष और युवा जाट महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं। जाखड़ का कहना है कि भाजपा ने ब्रजभूषण के बेटे को लोकसभा टिकट देने का फैसला करने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने का इंतजार किया। उन्होंने लिखा, इससे ब्रजभूषण को खुशी हुई होगी। मुझे ऐसी पार्टी में बने रहने का कोई कारण नज़र नहीं आता जो अपनी उपयोगिता खो चुकी है, और इसीलिए भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं। जाखड़ ने लिखा है, हालांकि मैं सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई जारी रखूंगा और आपसे मिले सम्मान और प्यार के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। अगर मेरे कदम से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। बंगाल गवर्नर बोस पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, टीएमसी सांसद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर एक महिला से छेड़छाड़ का बड़ा आरोप लगा है। तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले और सागरिका घोष ने इस सनसनीखेज आरोप का खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि एक महिला ने आरोप लगाया कि जब वह राजभवन गई तो राज्यपाल ने यौन उत्पीड़न किया। हालांकि राज्यपाल ने इस आरोप को खारिज किया है, आरोप लगाया है कि चुनावी लाभ के लिए यह सब किया जा रहा है। बहरहाल सागरिका घोष ने महिला के आरोपों को लेकर एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार रात कोलकाता के राजभवन में रुकने से पहले आया है। एक्स पर एक पोस्ट में सागरिका घोष ने कहा कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप ने कोलकाता में राजभवन की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी का आज कोलकाता पहुंचने और राजभवन में रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम है। क्या मोदी सीवी आनंद बोस से स्पष्टीकरण मांगेंगे? सांसद ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज कराने के लिए हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने कहा, महिला ने राज्यपाल पर उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला जब राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उसके साथ छेड़छाड़ की, यौन उत्पीड़न किया और गलत व्यवहार किया। महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां वह अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। उन्होंने यह कहा कि यह मामला चौंकाने वाला और अपमानजनक है। रेवन्ना का पासपोर्ट कैंसिल करने से मोदी सरकार का इनकार, कोर्ट कहे तो करेंगे।
पीएम मोदी को लिखे गए कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के पत्र पर विदेश मंत्रालय को 2 मई गुरुवार को सफाई देने पड़ गई। विदेश मंत्रालय में रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे पास किसी भी अदालत से प्रज्वल रेवन्ना के पासपोर्ट के बारे में कोई आदेश नहीं है। अगर कोर्ट ने कहा तो हम जरूर रेवन्ना का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। आमतौर पर किसी भी शख्स का पासपोर्ट कैंसिल किए जाने के नियम हैं, हम उनका पालन करेंगे। विदेश मंत्रालय एमई ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग की। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जर्मनी यात्रा के संबंध में न तो मंत्रालय से कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट होता है उन्हें जर्मनी की यात्रा के लिए किसी की वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी हासन में 26 अप्रैल को मतदान के बाद रेवन्ना ने बस टिकट खरीदा होगा और फ्लाइट से उड़ गया होगा। किसी भी तरह की खाना पूर्ति की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। यह लोकल फ्लाइट पकड़ने जैसा मामला रहा होगा। जेडीएस भाजपा प्रत्याशी रेवन्ना के घर पर काम करने वाली महिलाओं का यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस सिलसिले में करीब 2997 वीडियो फोटो की पेन ड्राइव हासन में चुनाव से पहले सार्वजनिक स्थलों पर पाई गई थी। तमाम वीडियो में आरोपी को महिलाओं के साथ यौन अभद्रता करते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम के बयानों पर विवाद क्यों? क्या झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी आखिर हर रोज़ क्यों कांग्रेस के घोषणा पत्र में से कोई न कोई मुद्दा निकालकर मुस्लिमों से जोड़ दे रहे हैं? क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में से किसी भी मुद्दे पर उन्होंने ऐसी बात कही है जिस पर विवाद नहीं हुआ हो या जिसको कांग्रेस पार्टी ने झूठ न करार दिया हो? इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का ताज़ा बयान सरकारी ठेके देने को लेकर आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 2 मई को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर सरकारी टेंडर देने में मुसलमानों के लिए कोटा तय करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र हर बिंदु पर तुष्टीकरण और तुष्टीकरण से भरा हुआ है। उन्होंने लिखित रूप से कहा है कि अब सरकारी टेंडर में मुसलमानों के लिए एक कोटा तय किया जाएगा। तो क्या अब ये सरकारी ठेके धर्म के आधार पर दिए जाएंगे और इसके लिए आरक्षण शुरू होगा? प्रधानमंत्री मोदी की इस बयान की सच्चाई जानने से पहले यह जान ले कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कैसे कैसे मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने इससे पहले कई मुद्दों को उठाते हुए मुस्लिमों से जोड़ा है और एक तरह से कांग्रेस पर मुस्लिम परस्त पार्टी होने का आरोप लगाया है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की सोच को प्रतिबिंबित करने वाला बताया था। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की निंदा करते हुए कहा था कि घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की विघटनकारी राजनीति की छाप है और यह वाम विचारधारा से प्रभावित है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे वही सोच झलकती है जो आज़ादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुका है। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। मणिपुर में हिंसा का दौर 1 वर्ष से जारी। इस दौरान 226 जाने गई, 60,000 लोग विस्थापित हुए। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच होने वाली हिंसा को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1 वर्ष एक लंबा अरसा होता है, लेकिन इसके बावजूद हिंसा और नफरत की आग अभी भी बरकरार है। अब भी पूरी तरह से शांति नहीं आई है। पिछले वर्ष 3 मई के बाद ही हिंसा का दौर शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक के बीच 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने मणिपुर में 1 वर्ष से जारी इस हिंसा पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे बीते 1 वर्ष में मणिपुर हिंसा का गवाह बना है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 3 मई को मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव हिंसा में बदल गया था, जिसमें 3 दिनों में कम से कम 52 लोगों की जान गई थी। 3 मई 2023 की घटना के 1 वर्ष पूरे होने पर भी मणिपुर में दोनों समुदायों ने इसे अलग अलग तरीकों के याद कर रहे हैं। अब भी दोनों समुदायों के बीच दूरियां काफ़ी अधिक दिख रही हैं। 1 वर्ष के दौरान यहां जारी हिंसा में 226 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 20 महिलाएं और 8 बच्चे भी शामिल हैं। करीब 1500 घायल हुए हैं। वहीं 60,000 लोग इन हिंसा के कारण राज्य के भीतर ही विस्थापित हुए हैं।
इसके साथ ही 13,247 आवास, दुकान समेत अन्य संरचनाएं नष्ट हो गई है। करीब 28 लोग अब भी लापता है, जिनके बारे में माना जा रहा है या तो उनका अपहरण हुआ है या उनकी हत्या कर दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।